बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर यू टर्न लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बहुत थोड़ा टाइम दिया था, 2 दिन का टाइम दिया और ये कहा कि मैं सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा। लेकिन उसके बाद ईरान ने बताया कि वो भी इसके मुकाबले में ऐसी ही कार्रवाई करेगा और फिर उन्होंने बता भी दिया कि कहाँ कहाँ पर करेगा। फिर ईरान ने 2 हमले किए इसराइल के ऊपर इस नौयत के कि जिसके बाद ख़तरे की घंटी बज गई। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं 5 दिन का मज़ीद वक्त दे रहा हूँ और इसके अंदर कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दावे अपनी जगह पे, ईरान जो है वो लगातार मुस्तरद करता चला आ रहा है, उसके मामला अपनी जगह पे। अब एक मरतबा फिर वो 5 दिन जब गुजरने का वक्त आ रहा था तो ट्रंप ने 10 मज़ीद दिन आगे बढ़ा दिए हैं। ट्रंप का पहले आप ट्वीट देख लें जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त के मुताबिक बराए करम इस बयान को इस बात की नुमाइंदगी समझा जाए कि मैं तवानाई के प्लांट्स की तबाही के अमल को 10 दिन के लिए रोक रहा हूँ, जो पीर 6 अप्रैल 2026 शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम तक मुअत्तल रहेगा। मुज़ाकरात जारी हैं और फेक न्यूज़ मीडिया और दीगर के बरक्स गलत बयानात के बावजूद ये बातचीत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ये ट्रंप ने कहा। यानी एक मरतबा फिर ट्रंप ने 10 दिन दे दिए कि जनाब 10 दिन और हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। अब ये ट्रंप ने 10 दिन और क्यों दिए, सवाल तो ये पैदा होता है, ट्रंप ने 10 दिन दिए हैं या 10 दिन लिए हैं? अगर तो इन्होंने एक बड़ा हमला करना है जिसके बारे में अमेरिका से खबरें आ रही हैं, उनके अपने सहाफ़ी और सोर्सेज दावा कर रहे हैं और इस किस्म की तैयारियां भी मिडल ईस्ट में देखने में आ रही हैं। ईरान भी कहता है कि यहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां हो रही हैं, यानी पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हो सकती है, ईरान और खलीज में कोई कार्रवाई हो सकती है। मस्जिद अक्सा के बारे में उन्होंने कहा जी वहाँ पे कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और हरमैन शरीफैन के इलाकों में जो है वहाँ पे कोई कार्रवाई करके तो ईरान के खाते में डाल के सबको इकट्ठा करके हमला किया जा सकता है। ये ईरानी सोर्सेज कह रहे हैं कि इस तरह हमारे खिलाफ किया जा सकता है। तो अगर तो कोई बड़ा ऑपरेशन करना है तो उसके लिए इसका मतलब है कि मज़ीद टाइम दरकार है, तो ये टाइम गेन किया गया है। और दूसरा ये भी मुमकिन है कि जो सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो मालिक, वो अमेरिका को कायल करने की कोशिश कर रहे हों कि थोड़ा टाइम और आप निकालें, हम ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ईरान माना नहीं है। ईरानी की आदत ये समझती है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग का ज़रिया है, यानी इन मुज़ाकरात के ज़रिए से जो ईरानी लीडर्स हैं जो बाकी बच गए हैं उनकी लोकेशंस पता करवाई जाएंगी और फिर उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। जैसा कि कुछ अर्सा पहले अली लारिजानी के ऊपर अटैक किया गया था, जैसा कि आयतुल्लाह अली खामनेई के ऊपर अटैक किया गया था। वो एक वीडियो मैंने देखी है, उसमें तो दर्जनों बम एक साथ बरसते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी तस्वीर भी मुबैना तौर पे अब पब्लिक हुई है। ये एक CCTV कैमरा के अंदर से निकली हुई तस्वीर है, क्योंकि ये ऑनलाइन डाटा कहीं और जा भी रहा होगा तो वहाँ से एक तस्वीर जारी की गई है। और ये दावा पहले आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे ने कहा था कि मेरे वालिद को जब शहीद किया गया तो उस वक्त वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद वो एक कुर्सी पे बैठे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और CCTV कैमरा मुबैना तौर पे ये तस्वीर उनकी है, मीडिया ये चला रहा है और ईरान के मीडिया ने ये बाकायदा तस्वीर जारी की है। तो अब ईरान को ये लगता है कि बाकी की आदत को भी ऐसे ही निशाना बनाएंगे और मार देंगे। अब इससे बचने के लिए ईरान संजीदा नहीं ले रहा इन मामलात को, बल्कि ईरान संजीदा इस मामले को ले रहा है कि आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए और ज़मीनी हमला करने के लिए अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी के ख़तरे के पेश नज़र ईरान ने अब तक 10 लाख से ज़ायद रज़ाकारों को भर्ती कर दिया। यानी ईरान के जितने भी फोर्सेस के ऑफिसेज हैं या जहाँ पे फोर्सेस का उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए थे, वहाँ तांता बंधा हुआ है नौजवानों का। नौजवान आ रहे हैं बड़ी तादाद में, हमें भर्ती करें, हम लड़ना चाहते हैं। तो रज़ाकारों को भर्ती किया जा रहा है और अब तक की इतला के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद रज़ाकारों को मुतहर्रक किया गया है। उनकी तंजीम तैयार कर ली गई है ताकि अगर ग्राउंड के ऊपर आकर लड़ें अमेरिकन फ़ौजी तो उनके लिए मुसीबत बने। अब इसमें तो खुदकुश हमले भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये कोई ऐसी जगह अमेरिकन के लिए नहीं होगी जहाँ पे वो आएंगे और आराम से आके वो कब्ज़ा कर लेंगे। यहाँ लड़ाई किसी और नौयत की होगी। अफ़गानिस्तान में तालिबान के मुखालिफिन भी बहुत बड़ी तादाद में थे। यहाँ ईरान में सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनका कंट्रोल बहुत तगड़ा है, फिर इनकी हमायत बहुत तगड़ी है। लिहाजा ईरान बड़ी तादाद में लोगों को भी इकट्ठा कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इसराइल की बात करें तो ये वायनेट न्यूज़ है, इसराइल का एक मीडिया है, उन्होंने इजरायली आर्मी चीफ की एक ऑडियो लीक जो है वो जारी की है उसके हवाले से खबर। और उसमें काबीना के इजलास के अंदर जो ज़मीर है
आर्मी चीफ इसराइल का, वो ये स्टेटमेंट देता है और बड़ी सख्त सूरत हाल से आगाह किया, उसने खतरात से आगाह किया है जो इसराइली फ़ौज को इस वक्त जिनका सामना है। उसने कहा कि इसराइली फ़ौज ऑपरेशनल और अंदरूनी दबाव की वजह से अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार हो रही है। फ़ौज की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमें मज़ीद ताज़ा भर्तियों की बेहद ज़रूरत है, जबकि हुकूमत ताज़ा भर्तियों में इजाफे के लिए कोई कानून साजी भी नहीं कर पाई है। ज़मीर के मुताबिक फ़ौज अब ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुंच गई है और जो इसराइली आर्मी चीफ है उसने फ़ौज को लाक 10 बड़े ख़तरात का तज़किरा किया है। यानी इसराइली फ़ौज की भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। पब्लिक की तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था, उनकी पब्लिक की तो हालत ऐसी है, वो तो ज़हनी मरीज़ बन गए हैं बंकरों के अंदर रह रह के। मैं देखें अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ पे नीचे बेसमेंट्स के अंदर घुस जाना, उनके अंदर रहना, कोई ज़िंदगी का काम ना करना, कई कई दिन वहाँ पे गुजारना, जैसे ही अलार्म बजे 15, 20, 25 सेकंड के अंदर 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 घुस जाना, ये मुमकिन नहीं होता। अभी जो इसराइली सफ़ीर है वो वहाँ बैठ के रो रहा है UN में, वो आलमी फोरम के ऊपर कह रहे हैं जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमारे पास चंद सेकंड होते हैं, हमने घुसना होता है। तो भाई ईरान के साथ ज़्यादती नहीं हो रही। अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक ईरान में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद 2000 के करीब है, और जो लोग लबनान में शहीद हुए हैं, ये अभी जो जंग चल रही है इसमें, उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद 1000 के करीब है। और जो लोग गज़ा में जंगबंदी के बाद से लेकर अब तक शहीद हुए हैं उनकी तादाद 691 है, जबकि ज़ख्मी हज़ारों की तादाद में है। और इसराइल वहाँ पे भी 2073 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है अब तक जंगबंदी की। तो नाज़रीन, एक और दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे तोहफे के तौर पे 10 टैंकर दिए हैं तेल के ईरान ने। यानी वो कहा था ना, वो तोहफा मिला, गैस एंड तेल का तोहफा मिला, तो कहते 10 टैंकर जो है ना पानी के जो आते हैं जहाज़, वो ईरान ने 10 टैंकर दिए, उन पर पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। वो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा हुआ है। वहाँ लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या वो टैंकर पाकिस्तानी कौम को मिले जो पाकिस्तान के परचम लगा के वहाँ से निकाले गए, या पाकिस्तान ने निकाल के किसी और को दे दिए? क्या वो हमारी कौम के लिए थे या किसी और के लिए थे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है कि वो हमें तोहफा मिले हैं, तो पाकिस्तान ने अपने झंडा देकर निकाला, तो क्या पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया गया या ईरानी हुकूमत को धोखा दिया गया? इस किस्म के सवालात लोग बार बार पूछ रहे हैं। बार बार लोग कह रहे हैं कि जनाब ये ज़्यादती की गई है। और डोनाल्ड ट्रंप का देखें, डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ खुलकर बता देता है, वो बात छुपा कर नहीं रखता, वो बात बाहर आ ही जाती है। लेकिन इसकी हकीकत कितनी है, मैं आपको एक और चीज़ भी पढ़ के बताता हूँ। ये डाटा आप देखें, ये मैप के अंदर आपको नज़र आ रहा है, अभी मैं आपको डिटेल में मैप दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये मैप के अंदर नज़र आ रहा है बाकायदा जो टैंकर्स गुजरे हैं, बहरी जहाज़ जो गुजरे हैं बंदर अब्बास के करीब से, आबनाए हुर्मुज़ में से, ये उनकी तादाद के हवाले से एक डाटा है। और जुमेरात को सिर्फ 2 ईरान से मुंसलिक LPG कैरियर्स ही खलीज फारस से निकलते हुए देखे गए। हो सकता है ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये वही हो, और पता नहीं पाकिस्तानी झंडे के हवाले से कुछ तस्दीक नहीं हुई। अगरचे कुछ जहाज़ सिक्योरिटी की वजह से अपना ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर देते हैं, मगर मौजूदा हालात में ट्रैकिंग सिग्नल बंद करना भी खतरे से कम नहीं है, सारे चला के जाते हैं। पिछले चंद दिनों से सिर्फ 4 जहाज़ बाहर निकले हैं आबनाए हुर्मुज़ में से, जिनमें से 2 बल्क कैरियर्स, एक कंटेनर शिप और एक LPG कैरियर शामिल है। तो ट्रंप के जहाज़ कब निकले हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। और अगर निकले हैं वो पाकिस्तानी झंडे लेकर, तो पाकिस्तानी हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत हर बात का जवाब देती है, हर एक को जवाब देती है, लेकिन अमेरिका को जवाब नहीं देती। अमेरिकन कुछ भी कहें, मार्को रूबियो ने कहा कि इन्होंने अर्जी डाली है गज़ा में फ़ौज भेजने के लिए, आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला। इंडिया को भी ज़्यादा जवाब नहीं देते। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया हुआ, उसके ऊपर बिल्कुल चुप है। इंडिया का जयशंकर जो है उसने दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ये नहीं बोले। ईरान में बच्चियां शहीद हो गई इतनी सारी, 170 के करीब, नहीं बोले। अमेरिका ने मुज़ाकरात के बीच में जंग छेड़ दी, ये उसके ऊपर भी नहीं बोले। मार्को रूबियो ने इनका पोल खोल दिया, उसके ऊपर भी नहीं बोले। लेकिन जैसे ही इमरान खान के बेटे ने कहा जनाब कि ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, दुनिया उसका नोटिस ले, तो इन्होंने जनाब मुँह से झाग निकालते हुए रस्से तोड़ा के इनके वज़रा, जनाब अस्करी किस्म के वज़रा, वो आके बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उन्हें शर्म भी नहीं आई कि वो एक जाली खबर के ऊपर, एक फेक न्यूज़ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर एक के ऊपर ये पीका लगा देते हैं और ख़ुद जाली खबर के ऊपर पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल लेते हैं। ना कोई इन्हें पूछने वाला, ना कोई इनसे सवाल करने वाला। और मैं तब से लेकर अब तक ये पूछ रहा हूँ, भाई वो जगह ही दिखा दो जहाँ पे GSP+ के ख़िलाफ़ कोई बात की है इमरान खान के बेटे ने, कोई स्टेटमेंट दिखा दो ना, कोई एक जुमला दिखा दो जहाँ पे हम भी तो ये खबर दें, हमें भी तो पता चले। अब पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये खबरें दे रहे हैं। चले मैं एक चैलेंज करता हूँ, ये जियो न्यूज़, एयरवाई न्यूज़, ये लोग चला रहे हैं ना, एयरवाई चला रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो बरतानिया में इनके नुमाइंदगान हैं उन्हें एक बीपर दे दें इसके ऊपर।
जो बरतानिया में इनके नुमाइंदे मौजूद हैं या यूरोप में इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्हें कहें जी इसके ऊपर एक बीपर दे दें, फिर देखें आप तमाशा कैसा लगता है, यहाँ पे केस हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो पाकिस्तान में खबर दे के बच जाते हैं ये, क्योंकि वहाँ पे कानून लॉन्डी बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के घर की, लेकिन यहाँ पे नहीं बच सकेंगे। यहाँ पे कानून का सामना करना पड़ेगा। यहाँ झूठ बोलोगे तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी बाद में, या फिर जेल जाना पड़ेगा, या फिर आपको अपना माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। अमरीकी फ़ौजियों की हालत भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको इसराइलियों की बताइए। तो अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो होटलों में क़याम पज़ीर हैं अपनी जानें बचाने के लिए, वो प्राइवेट दफातर में और होटलों के अंदर घुसे हुए हैं। और ईरान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो शहरियों को ढाल बना रहे हैं, ये इराक़ची ने कहा है, अब्बास इराक़ची ने। और बार बार जो तर्जुमान है ईरानी फ़ौज के, वो ये शहरियों से कहते हैं कि हमें इत्तला दें कि ये कहाँ पे छुपे हुए हैं, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। पाकिस्तान में जो ईरानी एम्बेसी है उसके सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा से एक सवाल किया है, लेकिन इस सवाल से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली इराक़ची की जो अब्बास इराक़ची हैं उनकी बात हुई है, और उनकी बात हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के अंतोनियो गुतेरेस से, और उसमें उन्होंने बताया जनाब कि हम जो हमला कर रहे हैं या ये जो सूरत हाल है इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया इराक़ची ने। लेकिन इसके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर ईरानी एम्बेसी है उसके उन्होंने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से एक सादा सवाल किया। उन्होंने कहा जी आपकी खिदमत में इंतहाई एहतराम और अकीदत के साथ अर्ज़ है, क्या हमें इस बात पर भी माजरत करनी चाहिए कि हमारा मुल्क खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों के दरमियान में क्यों वाक़ है? यानी हमारा मुल्क ही ऐसी जगह पे है जहाँ चारों तरफ अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए हुए हैं, वो क्यों बनाए हुए हैं? क्या इस बात पे भी हम ही माफ़ी मांगें? ये उन्होंने सवाल किया। नाज़रीन, मैं आपको लेकर जाता हूँ नक्शे की तरफ, क्योंकि वहाँ सिचुएशन कोई इतनी सिंपल नहीं है। आज आपको नक्शे की मदद से समझाते हैं जो मिडल ईस्ट का नक्शा है कि यहाँ एक्चुअली फड्डा है क्या। जी नाज़रीन, अब आ जाए ज़रा यहाँ पे नक्शे के ऊपर। यहाँ पे हमें ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी, मुझे भी थोड़ा सा समझाने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो नक्शा ठीक करते हैं ना। यहाँ ये एक नक्शे में गलती है, उसको ज़रा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इस नक्शे में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। नॉर्मली ऐसे ही होता है, वो सारी दुनिया के अंदर जो है वो मैप इसी तरह के बनते हैं, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है। वैसे भी उनके कब्जे में है, हमने छुड़वाया नहीं अभी तक। पाकिस्तानियों ने, फौज ने दावे तो बड़े किए लेकिन अभी तक नहीं छुड़वाया। अब जरा आप इस नक्शे को गौर से देखें, लड़ाई हो क्यों रही है, फसाद की जड़ एक्चुअली क्या है, और किस इलाके में ये लड़ाई हो रही है, रीजन क्या है। ये है जी पर्शियन गल्फ। यहाँ पे है सारा खजाना, सारी दुनिया का खजाना, गैस, तेल, बड़े बड़े ज़खायर यहाँ पे। छोटे छोटे मुल्क हैं और बहुत अमीर हो गए, बहुत पैसा उन्होंने कमा लिया है। ये सऊदी अरब आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा मुल्क है, बाकी सारे मुल्क इसके इर्द गिर्द हैं। ये ऊपर आपको ईरान नजर आ रहा है। ये दो बड़े मुल्क यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान के साथ ईरान है, आगे इराक है, ये सऊदी अरब है, यहाँ पे ये उर्दन है, ये पीछे ये वाला एरिया जो है ये है इसराइल, जहाँ पे सारी इसकी वजह से लड़ाई हो रही है। अमेरिका दुनिया के दूसरे कोने से आता है, आके यहाँ पे लड़ाई करता है। रीजन क्या है? ये जो एरिया ना सारा, ये यहाँ पे खजाना पड़ा हुआ है बेशुमार। सारे मुल्कों के पास बहुत सारे ऑयल और गैस के ज़खायर है, वो यहाँ पे, और यहाँ से दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल एंड गैस निकलता है और निकल के पूरी दुनिया का काम चलाता है, और बड़े बड़े ज़खायर हैं, माने हुए दुनिया के ज़खायर हैं। तो पहले यहाँ पे अमेरिका ने अटैक किया था इराक पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तेल के ज़खायर थे। फिर जनाब ये नीचे एक कुवैत है, कुवैत के साथ इराक की एक लड़ाई चलती रही बड़ा अरसा। ये कुवैत है जी, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कुवैत है। फिर इधर ये एक छोटा सा एरिया है, ये बहरीन है, और ये उससे थोड़ा सा बड़ा मुल्क है, ये कतर है, और ये उससे थोड़ा सा बड़ा मुल्क है, ये यूएई है जिसको आप दुबई कहते हैं। ये वो ममालिक हैं, और ये एक सऊदी अरब है, बड़ा मुल्क, और ऊपर एक मुल्क ये है उर्दन। तो अगर आप इन मुल्कों को गिने तो एक यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और उर्दन, ये ममालिक हैं जिनके ऊपर बमबारी का शिकवा किया जा रहा है कि ईरान ने इनके ऊपर बमबारी की है। अब सिचुएशन जहां पे फंसी हुई है वो तो आपको पता है। इस गल्फ में से, इस जगह से सारा का सारा तेल निकलता है, गैस निकलती है, और पूरी दुनिया को जाती है। यानी पाकिस्तान को जो गैस और तेल जाता है वो यहां पे आ जाता है। ये मैं जरा इसको बिठा दूं 1 मिनट के लिए आपके लिए, ताकि ज्यादा आसानी हो जाए बाकी समझने में। ये जगह है जी, ये एरिया, यहां से जहाज चलते हैं, इधर आते हैं, इधर से ये है जी आबनाए हुर्मज, जहां से ये क्रॉस करते हैं, और फिर ये मेन पानी में अरेबियन सी में दाखिल हो जाते हैं। यहां से चाहे पाकिस्तान चले जाएं, चाहे इंडिया चले जाएं, चाहे नीचे जापान चले जाएं, मालदीव चले जाएं, दुनिया के बाकी मुल्क इधर भी हैं, आगे जाके ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। इधर जाए ओमान और यमन के पास से ये आगे अफ्रीका है,
और ये वो एक एरिया है जिसे कहते हैं, ये जो ब्लैक लकीर आपको अब नजर आ रही है, ये है बाब मंदब। ये ऊपर आबनाए हुर्मुज़ जिसको ईरान ने बंद किया हुआ है, जिसको अमेरिका हर हाल में खुलवाना चाहता है। और ये है बाब मंदब जिसके एक तरफ यमन है और दूसरी तरफ जबूती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी यूएई चाह रहा था उनका कंट्रोल रहे और उसके कंट्रोल के लिए उन्होंने काफी कोशिश भी की। अच्छा, ये रेड सी है, ये तो पर्शियन गल्फ है ना जिसके अंदर सारा खजाना है। ये है रेड सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक तरफ सऊदी अरब है, ज्यादातर यमन है, सऊदी अरब है, और ऊपर जाके दूसरी तरफ जो है इसके वो जबूती है, उसके साथ सूडान है, उसके साथ मिस्र है। तो मिस्र ने यहां पे एक नहर निकाली थी बहुत पहले, ये बड़े मुल्कों ने इसको कॉपरेट किया था, तो यहां से एक नहर निकली थी। यहां से जो नहर निकाली गई थी इसको नहर स्वेज कहते हैं। तो स्वेज के नाल से होता क्या है, यहां से सारा तेल और गैस इकट्ठा होता है, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है, यहां से आता है, और यहां से बाब मंदब से गुजरता हुआ रेड सी से पूरा इस एरिया को क्रॉस करता है और क्रॉस करके इसमें से गुजर के निकल जाता है, नहर स्वेज में से गुजर के निकल जाता है। और फिर जाता कहां पे है, ये पहुंच जाता है जनाब स्ट्रेट अवे यूरोप में। ये सारी यूरोपीय कंट्रीज हैं, ये जनाब तुर्की से शुरू हो जाता है, तुर्की है, सोफिया है, रोमानिया है, आगे ये इटली है, फ्रांस है, उधर स्पेन आ जाता है, ये स्पेन है, और ये ऊपर बाकी सारे मुल्क भी साथ 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 ये जर्मनी ऊपर आ जाता है, सारे ममालिक यहाँ पे हैं। तो इनको जो ऑयल एंड गैस मिलता है वो भी यहाँ से आता है। अब इनकी भी महंगाई बढ़ रही है, तो इसको खुलवाने की अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि ये आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, क्योंकि ये सारा यहां ब्लॉक हो गया, बेशुमार बैरी जहाज यहां पे खड़े हैं। तो इसको खुलवाने के लिए यहां पे ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी इस जगह पे। इस जगह को बाब मंदब को खुलवाने के लिए जो ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी वो यूएई के इस कॉर्नर पे इकट्ठी करनी पड़ेगी, ये इस एरिया में रास अल खैमा में। यहां पे ताकत इकट्ठी करेंगे तो ईरान के साथ अमेरिकन लड़ पाएंगे। अब बहुत बड़ी तादाद में फौजी आ रहे हैं, अगर करना है तो ऐसे करना है। ये एरिया जो है यहां पे बिल्कुल छोटा सा, जहां मैंने ये डॉट लगाया है, इस जगह को आप याद रखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर ही ईरान के करीब यहां पे खारक नाम का जजीरा है, जहां से ईरान अपना सारा का सारा तेल एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका के दो चीजों पे फोकस है, एक वो ये कहता है कि वो इस जजीरे पे कब्जा करेंगे, नंबर एक। दूसरा वो ये कहता है कि वो इस बाब मंदब को खुलवाएंगे जबरदस्ती, ईरान खुद ही खोल दे वरना जजीरे पे कब्जा भी करेंगे, इसको भी खुलवाएंगे। ईरान ने वार्निंग जारी की है कि अगर इस जजीरे पे कब्जा किया गया तो वो फौरी तौर पे दो जगहों पे बड़ा भरपूर अटैक करेंगे, और अगर ये जबरदस्ती लड़ाई की गई तो। एक वो ये कहते हैं जो साहिली इलाका है, उनके जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी, ये जो यूएई का साहिली इलाका है इसके ऊपर वो कहते हैं जी कब्जा कर लेंगे। और दूसरा वो ये दावा करते हैं कि अगर इसके ऊपर अटैक किया गया तो यहां पे जितने भी ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं उन सब के ऊपर भी अटैक किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा नक्शे के जरिए से हमें आसानी से समझ आ रही होगी। मैं भी नया हूं इसमें, आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतर हो जाऊंगा और ज्यादा बेहतर अंदाज में हम इसको समझ पाएंगे। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ज्यादा बेहतर कर लेंगे, हम सीख लेंगे और ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। ये मेरे लिए नया गैजेट है। तो बोर्ड ऑफ पीस नाज़रीन, आखिर में जाते जाते बोर्ड ऑफ पीस की जानिब से हमास को एक मुसव्वदा पेश किया गया है जिसमें 5 मराहिल में गज़ा को असलहे से बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा और ये 8 महीने के अंदर पूरी कार्रवाई डाली जाएगी और इसराइल और उनके शहरियों के पास असला मौजूद रहेगा, लेकिन फ़लस्तीनियों के पास किसी किस्म का कोई असला छोटा बड़ा मौजूद नहीं होगा। अब हमास ने इस मनसूबे को तबाहकुन करार दिया है। उन्होंने कहा जी हम तो इसकी मुखालफत करेंगे। फ़लस्तीनी एक मकबूजा कौम है जो मज़ामत का जायज़ हक रखते हैं। अब बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान भी है, इसराइल भी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इसराइल से पूछेगा या अमेरिका से पूछेगा कि जनाब ये किस किस्म के मुतालबात हैं? आपने तो कहा था कि चीज़ें मिल बैठ के तय होंगी, तो ये तो आपने मुसल्लत कर दिया सारा कुछ। और एक और अजीबोगरीब खबर चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में, पाकिस्तान उसकी भी तरदीद नहीं कर रहा। खबर ये चल रही है इसराइल टुक ईरान्स इराकची एंड कालीबाफ, ये जो स्पीकर है कालीबाफ और इराकची जो वज़ीर खारजा हैं, ईरान ने उनके नाम निकाल दिए हिट लिस्ट में से पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर। और ये पाकिस्तानी सोर्सेज कह रहे हैं और आलमी मीडिया में छप रहा है। आप अंदाजा करें, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता, तो पाकिस्तान इसराइल से कोई मुआहदा कैसे कर सकता है, कोई बात कैसे कर सकता है, कोई रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है? भाई आप जिसको मानते ही नहीं है आप उससे रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो पाकिस्तानी सोर्सेज ने खबर दे दी, आलमी मीडिया में छप भी गई कि जनाब हमने इसराइल से कह के कुछ ईरानियों के नाम निकलवा दिए हिट लिस्ट के अंदर से, और वो कह रहे हैं जनाब हम तो उनको तस्लीम ही नहीं करते। ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये रल मिल के वो काम कर चुके हैं जिससे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मना किया था। अब सिर्फ इन्होंने ऐलान करना है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का। अल्लाह हाफ़िज़।